श्वास भरें। ओम। हरि ओम, हरि ओम। आहार मनुष्य की परम आवश्यकता है। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए वायु सबसे ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद जल का नंबर आता है और जल के बाद आहार। मनुष्य को आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। पृथ्वी के अंश से जल, वायु, अग्नि, आकाश, पांच ही तत्वों से मिलकर पृथ्वी, पर्यावरण, इनसे पेड़ पौधे तैयार होते हैं। पेड़ पौधों को इन्हीं पांच तत्वों से पौधा बढ़ता है और उस पौधे को फल फूल पैदा करने के लिए इन्हीं तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पौधे में ही शक्ति होती है कि वो पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, सूर्य किरणों से, वायु से, आकाश से तत्व लेकर के हमारे लिए बीज, फल, फूल आदि पैदा करते हैं। पत्तियां ये हमारे लिए पैदा करती हैं। हमारी क्षमता नहीं है कि हम फल पैदा कर लें। जमीन के सारे तत्व है, कैल्शियम है, लोहा है, मैंगनीज है, फास्फोरस आदि जो जितने भी पदार्थ हैं, हम डायरेक्ट पृथ्वी से नहीं ले सकते। ये बीज है, इसमें इतनी क्षमता है कि ये पृथ्वी में जाकर पृथ्वी से सब तत्व लेकर और ये पौधा बनता है, पेड़ बनता है और हमारे लिए भोजन तैयार करता है। उसी भोजन से वही तत्व जो पांचों पर्यावरण में है वो हमको इन पौधों के माध्यम से मिलते हैं। यही मनुष्य के स्वास्थ्य का आधार है, यही इसके जीवन का आधार है। अगर पौधे न होते, बीज न होते तो पृथ्वी से, सूर्य की रोशनी से, जल से, हवा से हम कौन सा पदार्थ ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। तो आवश्यकता है आज कि जिनके कारण हमारा जीवन चलता है, बढ़ता है और पूर्ण आयु भोगता है, उन तत्वों का संरक्षण करने का दायित्व भी हमारा ही है। अगर हमने उनका संरक्षण नहीं किया तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, हमारी पीढ़ियां नष्ट हो जाएगी, मानव समाज नष्ट हो जाएगा। पौधे, उनके बीज, इनको संरक्षित करना मतलब हमारे जीवन को संरक्षित करना। तो जब उनसे हमको जो आहार मिलता है, फिर उस आहार का भी संरक्षण करना हमारा काम है। बहुत से आहार अनुपयोगी हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और हम परवाह नहीं करते उनकी भी। मनुष्य समाज को इधर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा स्रोत क्या है जीवन का। जो हमारे जीवन के स्रोत हैं उनकी रक्षा करना हमारा परम दायित्व बनता है। और इसके लिए आपका कार्यक्रम मैं देखता हूँ साप्ताहिक चलता है। जैविक आहार है, औषधियों पे, खेती पर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, संरक्षण के नियम बनाते हैं। ये सब होना चाहिए। अब आहार जो हम करते हैं वो मनुष्य के शरीर में जाकर क्या काम करता है, उसके विषय में आज हम थोड़ी चर्चा
करेंगे। मनुष्य को एक तो पोषण की आवश्यकता होती है कि जैसा शरीर हमारा परमात्मा ने दिया बचपन से, तो वो वैसा बना रहे, वो बढ़े। बच्चा होता है छोटा, फिर उसका शरीर बढ़ता है। शरीर बढ़ने के साथ साथ उसमें ऊर्जा ऊर्जा आती है, तो ऊर्जादायक आहार, शरीर निर्माण के आहार, शरीर को पोषण प्रदान करने के वाले आहार, इनका हमने वर्गीकरण किया है। ऊर्जादायक आहार, रोग निवारक आहार, मानसिक शक्ति देने वाले आहार, आत्मा को शांति देने वाले आहार, और ये सब आहार, इनका वर्गीकरण है। अब हम आपको थोड़ा सिलसिलेवार बताते हैं। शरीर निर्माण के लिए आहार, शरीर जिनसे निर्मित होता है, बनता है, सेल टूटते हैं। जो मशीन अगर कोई है आपकी, तो वो चलते चलते घिसती है, उसके पार्ट्स छोटे पड़ जाते हैं, टूट फूट हो जाती है। ये मनुष्य का शरीर भी एक मशीन की तरह कार्य करता है। हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं। जैसे एक मकान में ईंटें होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में असंख्य लाखों करोड़ों की तादाद में सेल्स होते हैं। कोशा, हिंदी में उनको कोशिका कहते हैं। तो घिसते रहते हैं। हड्डियां की भी घिसती है हमारी, मांस की कोशिकाएं भी घिसती है हमारी, चमड़ी की कोशिकाएं भी घिसती है हमारी, पूरे शरीर की। तो इसी आहार से उनकी पुनः रचना हो जाती है। ये हमारी प्रकृति ने हमको वरदान दिया हुआ है। ऑटोमेटिक ये काम होता है। हमें इसे किसी अस्पताल में जाने के लिए नहीं जाना पड़ता कि हमारे ये शरीर में टूट फूट हो गई है। नहीं, अपने आप ये अपने आप कार्य करता कौन है? हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारी प्राण शक्ति, जो हमारे जीवन को चलाती है। उसके कितने काम हैं? एक काम तो उसका यही है कि वो शरीर आहार से पोषक तत्व लेकर, और उससे आपके शरीर की वापस टूट फूट जो क्षतिपूर्ति होती है, उसको क्षति होती है, उसको पूर्ति करती है। अब उनमें कौन कौन से आहार आते हैं, थोड़ा सा इसके विषय में मैं बताऊंगा आपको। एक तो दूध, आपने देखा होगा बचपन से हर बालक, चाहे वो पशु का हो, चाहे मनुष्य का हो, पक्षी का हो, दूध की आवश्यकता होती है उसको। दूध से शरीर की रचना होती है, शरीर की बढ़ोतरी होती है, निर्माण होता है। और दूध से बने सभी पदार्थ, कुछ तत्व इसमें नॉनवेज वाले भी आते हैं, उनका भी मैं नाम ले लूँगा। वैसे आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन उसमें आप सभी जानते हैं, 2-3 नाम उनमें होते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं आहार पे, इस पे वनस्पति पे। अंकुरित अनाज, अनाज जो बीज होता है, वो उसमें पौधा सुप्त अवस्था में होता है। आप किसी भी बीज में देख लो, चने के बीज को देखिए, आप उसको तोड़ के देखिए, उसमें एक छोटा सा पौधा होता है, वो सुप्त अवस्था में होता है। जब उसको उचित वातावरण मिलता है, तो वही पौधा जो सोया हुआ पड़ा है, उस अंकुरित होता है, अंकुर निकलता है, प्रअंकुर निकलता है, और वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, और पृथ्वी से सारे तत्वों को शोषण करता हुआ अपने विशिष्ट गुणों के अनुसार अपने अंदर फल भी पैदा करता है, बीज पैदा करता है। एक बीज से असंख्य बीज हो जाते हैं। और वो जब अंकुरित होता है, तो उसमें शक्ति ज़्यादा आ जाती है। सोया हुआ पड़ा बीज है, मान लीजिए उसमें 10% पावर है, तो अंकुरित अनाज में 100% पावर है। अब आप इसका महत्व समझ लीजिए। साधारण बीज को पिसा करके आप उसका भोजन बनाते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा पावर तब आती है कि जब उसको आप अंकुरित कर लेते हैं। तो अंकुरित भोजन करने से कम मात्रा में
आपकी वही क्षति की पूर्ति होती है। इधर आप 10 गुना खा जाओगे और उधर आपको उसका 1% भी अगर खाया तो उसके बराबर पहुंचता है। तो मात्रा कम तो फायदा ज़्यादा। तो ये है अंकुरित अनाज का फायदा। अब इनमें जो प्रोटीन वर्ग की वस्तुएं होती हैं, जो दालें, जैसे चना है, मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, तुअर है, ये सारी चीज़ें प्रोटीन कहलाती हैं। इनसे निर्माण होता है शरीर का। जो 25 वर्ष तक मनुष्य का शरीर निर्माण होता है, बढ़त होती है। 25 वर्ष के बाद 50 साल तक उसमें मेंटेनेंस रहता है, वो जहाँ का तहाँ रहता है। उसकी सुरक्षा के लिए भी हमको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो अंकुरित अनाज इसमें सर्वश्रेष्ठ चीज़ है। दालें जितनी भी हैं, और दूध है, अलसी है, फ्लैक्स सीड है। बाकी हमने आपको 2-3 नाम ये भी बताए थे, अंडा, मांस, मछली वगैरह, इनसे भी शरीर का निर्माण होता है। जो लोग वो करते हैं उनको भी ये बताना जरूरी है। अब शरीर का निर्माण हो गया, शरीर की बढ़त भी हो गई। अनाज में, आहार में कुछ चीजें होती हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। कार्य करने के लिए केवल शरीर का बढ़ना, निर्माण होना उससे निर्भर नहीं है। उसके बाद आपको शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जादायक आहार, हम ऊर्जादायक आहार के विषय में बात करते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको? काम करना, शरीर की हलचल, शरीर में गति, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, जो मीठे पदार्थ होते हैं, जो मीठे फल होते हैं, मीठे अनाज होते हैं, उनमें ऐसा नहीं कि जैसे गेहूं है तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। गेहूं मीठा लगता है, हाँ लगता है। कब? जब उसको चबाया जाए। मुंह में चबाते 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 आपको लगेगा कि इसमें तो मिठास है। वैसे मिठाई की तरह मिठास नहीं होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट उसमें है, वो मीठा लगता है। आलू, शकरकंद, जितने ये फल हैं वो सब मीठे हैं। मेवे हैं, द्राक्ष आते हैं, ये सब मीठे हैं। ये सब क्या है? ऊर्जादायक आहार। इनसे शरीर को ऊर्जा मिलती है। आपके सामने वर्गीकरण इसलिए कर रहे हैं कि आपको कौन से आहार की आवश्यकता है, आपकी उम्र क्या है। अलग अलग उम्र के अनुसार, अलग अलग कार्य के अनुसार, जो श्रमजीवी लोग होते हैं उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो बुद्धिजीवी लोग रहते हैं उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह नहीं है कि जो आहार मैंने बता दिया तो सबके लिए समान रूप से लागू होता है। अपनी अपनी आवश्यकताओं को आपको समझना पड़ेगा, अपने कार्य को समझना पड़ेगा। तो मीठे फल है, शहद है, गुड़ है, बाजरा है, मक्का है, तिल है, गेहूं है, मूंगफली है, अंकुरित अनाज है। इसमें एक और चीज है, जो वसा है, फैट्स, चिकनाई। वो चिकनाई आपके शरीर को वो भी ऊर्जा देती है। इस शरीर, मनुष्य के शरीर में एक विशेषता है कि यदि आपने केवल कार्बोहाइड्रेट दे दिया तो ये उससे प्रोटीन भी बना लेता है, वसा भी बना लेता है। आपने फैट्स दे दिया तो फैट्स से ये कार्बोहाइड्रेट भी बना लेगा। लीवर में ये क्षमता है, क्योंकि जानवर तो घास चरते हैं, वो वर्गीकरण के पीछे नहीं पड़ते कि आज हमें प्रोटीन खाना है कि कार्बोहाइड्रेट खाना है। उनके शरीर में भी ऐसी संरचना है कि वो घास से दूध भी बना लेते हैं, घास से वो अपने शरीर का मांस भी बना लेते हैं, चर्बी भी बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं। तो ये क्षमता हर प्राणी के शरीर में है। आपने केवल रोटी खा रहे हैं तो फैट्स भी आपको मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, खनिज लवण भी मिल जाएंगे। कि पौधे ने पृथ्वी से सारे तत्व खींच करके अपने अंदर रख लिए और उसको फल के रूप में आपको, बीज के रूप में आपको दे दिया। तो ऊर्जादायक आहार, फिर ऊर्जा भी मिल गई आपको, शरीर भी आपका बड़ा है, लेकिन आपको रोगों ने घेर लिया, रोग होने लगे। तो रोगों को रोकने के लिए आहार, रोगों को रोकने के लिए आहार और शक्ति देने के लिए, दोनों प्रकार के
जो आहार हैं उनमें कुछ खनिज आते हैं, मिनरल्स, वो भी पृथ्वी में रहते हैं और वो भी पौधे के माध्यम से मिलेंगे। आप खदान में खोद करके नहीं ले सकते लोहा, कोयला, कैल्शियम, मैंगनीज आदि चीज़ें खदान में से खोद के नहीं खा सकते। वो भी पौधे के ही मार्फत आपको मिलेंगे, क्योंकि पौधा उसको खाने के लिए उपयोगी बनाता है। वो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जो आपके लिए उपयोगी बनाता है, आप स्वयं नहीं बना सकते। जैसे केमिकल से आजकल गोलियां बनाते हैं मेडिकल वाले, तो वो सीधे कारखाने में बनाते हैं, लेकिन हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है। ये अलग बात है कि आजकल जमाना उसी के पीछे पड़ा हुआ है, परंतु उपयोगी है वो आपको फलों के माध्यम से, अनाज के माध्यम से, जड़ी बूटियों के माध्यम से वो चीज़ें आपको मिलती है और वो आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि आपका शरीर जैविक है, पौधा भी जैविक है, हम समान हैं। जो गुण हम में है वो ये पौधे में है। वो बढ़ता भी है, वो घटता भी है, वो पैदा भी होता है। वो सारे गुण जो हम में है, सारे गुण उसी में भी है। अब रोग प्रतिरोधक आहार के रूप में मैं आपको बताता हूँ ताजे फल, ताजी सब्जियां, अंकुरित अनाज, ये सारी चीजें आपको रोगों को प्रतिरोध करने वाली है और शक्ति संपन्न बनाने वाली है। अब मानसिक शक्ति प्रदान करने वाले आहार, बहुत से लोग श्रमजीवी होते हैं, बहुत से बुद्धिजीवी होते हैं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, वो दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं तो दिमाग थक जाता है, दिमाग की कोशिकाएं टूटती फूटती ज़्यादा है। श्रमजीवी हैं, उनको मांसपेशियों की क्षमता ज़्यादा चाहिए, तो उनकी मांसपेशियों के लिए हमने ऊपर वाले आहार बताए। अब आपको मानसिक शक्ति वाले आहार में देखिए, दूध, मक्खन, छाछ, दही, अंकुरित मूंग, मोठ, चना, गेहूं, किशमिश, खजूर, मुनक्का, ब्राह्मी और फ्लैक्स सीड, ये सारी चीजें मानसिक शक्ति के लिए है। आपकी आवश्यकता अनुसार चुनाव आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लो हमको तो आध्यात्म के विषय में जाना है, आध्यात्म के विषय में हमारे मन की शुद्धता आवश्यक है, तो मन को शक्ति मिले, बुद्धि को शक्ति मिले, उसके लिए तो उसके लिए भी है मुनक्का है, सेव फल है, अनार है, अनाज है, कंदमूल फल है, अंकुरित अनाज है, शुद्ध ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है हमको। अब ये ऑक्सीजन तो हमको पर्यावरण से मिलती है, ये अनाज से नहीं मिलती। जल है, कंदमूल है, फल है, ब्राह्मी, ब्राह्मी नाम का जो पौधा होता है वो हमको स्मरण शक्ति तेज करता है और साथ में शांति लाता है। आध्यात्म की तरफ हमारा मन बढ़ता है और हमारे शरीर में, मन में स्थिरता आती है। अब कुछ आहार हमारे जो होते हैं रोग निवारक, रोग निवारक, रोग निवारक आहार में हमने पहले एक दिन बताया था कि अम्लीय और क्षारी दो प्रकार के आहारों का वर्गीकरण हमने किया है। एक आहार होता है जो रोग कारक, रोग बढ़ा देने वाला, और एक आहार होता है रोग निवारण करने वाला। तो अम्लीय आहार जो होता है वो 20% से यदि ज्यादा हुआ तो रोग पैदा करेगा। 80% आहार हमारा क्षारीय होना चाहिए, यदि उसमें कमी है तो फिर आपको रोग होंगे। यदि 80% तक क्षारीय आहार आपका है तो आपको रोग नहीं होंगे, जो रोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो रोग निवारक आहार में क्षारीय आहार, क्षारीय आहार में सारे फल आ जाते हैं, सारी सब्जियां आ जाती ताजी। आप सब्जियों में भी देखिए, आप चुनाव करना पड़ेगा, ताजे होना चाहिए, फल ताजे हों, सब्जियां भी ताजी हो, उनका चुनाव आपको करना पड़ेगा। सड़ी गली बासी बहुत दिनों तक अंदर फ्रिज में रखने का शौक है आपको, तो वो नहीं चलेगा, इसको हम प्रिजर्व नहीं कर सकते। ये तो सीधा जैसे ही आया वैसा उपयोग इसको करना है। फलों में भी यही है,
जो मौसमी फल होते हैं, ताज़े फल होते हैं और हमारे आसपास पैदा होने वाले। महीने भर पहले टूटा हुआ सेब फल कश्मीर से आता है, जाने कहाँ कहाँ पर उसको रखते हैं, जाने क्या क्या केमिकल उसके साथ मिला देते हैं। तो केमिकल मिलाने के बाद में उसकी वो गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। तो फलों का चुनाव, सब्जियों का चुनाव रोग कारक आहार में और रोग निवारण आहार में अम्लीय और क्षारीय का ये आपको समझना पड़ेगा। क्षारीय आहार, जब भी कोई रोगी होता है तो उसको फल देते हैं, ये फल क्षारीय आहार है। फल की बजाय आजकल मेडिकल की तरफ से जो बातें बताई जाती है, बिस्कुट खा लो, ब्रेड खा लो, चाय पी लो, ये सारे अम्लीय आहार हैं। लेकिन गोलियां खा लो। अब वो गोलियों से और इनसे खा करके बिल्कुल रुग्ण आदमी जर्जर हालत में घर आता है। जब इन सब से छुटकारा मिलता है, गोलियों से और ब्रेड बिस्कुट से, तब जा कर के वो अब घर बैठे बैठे अपना आप ठीक होने लगता है, क्योंकि यहाँ उसको क्षारीय आहार मिलता है घर पे। तो क्षारीय आहार हमारा रोग निवारक आहार होता है और अम्लीय आहार हमारा स्वास्थ्य को खराब करता है, बीमार करता है। अब आदमी बीमार हो ही गया बा, तो ऐसी हालत में उसको कौन सा आहार दें? हो गया आहार तो विष, शीघ्र विष निष्कासक आहार। हमारे शरीर में जब विष की मात्रा बढ़ जाती है, टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, तो उनको शरीर से निकालना जरूरी हो जाता है। अगर नहीं निकाले तो वो बीमार करेंगे आपको। तो विष निष्कासक आहार में मैं आपको बताता हूँ, नींबू, संतरा, आंवला, जितने खट्टे फल होते हैं वो सारे के सारे विष निष्कासक आहार हैं। खट्टे फल, मीठे फल ऊर्जादायक होते हैं, लेकिन खट्टे फल क्या करते हैं, वो शरीर से विषों को तत्काल बाहर कर देते हैं। नींबू उनमें सर्वश्रेष्ठ है, संतरा है, आंवला है। पूर्णान्न का पानी, अब पूर्णान्न का पानी क्या होता है? जैसे पूरा अन्न है, गेहूं, चना, मूंगफली के दाने, इनको पानी में गला दो, रात भर पड़ा रहने दो, सवेरे उस अन्न को मसल लो और वो छान करके पानी पी जाओ। ये क्या है? पूरे अन्न का पानी, पूर्णान्न का पानी। ये भी विष निष्कासक है। छाछ, दही, गाजर, गाजर बहुत तेजी से विषों को निकालता है शरीर से बाहर। गाजर का रस पी लीजिए आप। ये आपकी आंतों में जिनको कब्ज रहती है, वो कब्ज फौरन इससे समाप्त हो जाती है। और नाशपाती, नाशपाती है, अनन्नास है, चुकंदर है, शलजम है, पपीता है, ये सारे विष निष्कासक आहार में आते हैं। इन सब्जी और फलों के रस भी इसी वर्ग में आते हैं। रस और तेजी से फायदा करता है। खाने के बाद तो वो 4 घंटे 5 घंटे बाद काम करता है, लेकिन ये तो तत्काल जैसे पिया 1 घंटे में काम करने लग जाता है। अब इसी प्रकार से पौष्टिक आहार, क्षारीय आहार जितने हैं वो सारे पौष्टिक हैं। इस वर्ग में क्षारीय आहार के साथ साथ पूर्ण पौष्टिक होते हैं, जैसे दूध है। अब दूध है तो दूध को अगर आपने गर्म कर लिया तो वो फिर क्षारीय नहीं रहता। यदि ताज़ा दूध है, बिना गर्म किया दूध है, तो वो क्षारीय कहलाता है। वो विष निष्कासक भी, पौष्टिक भी है। लेकिन यदि उसको गर्म कर लिया तो अम्लीय आहार हो जाएगा, फिर उसके क्षारीय तत्व सब समाप्त हो जाते हैं। और मीठे फल, ये भी पौष्टिक हैं। मेवे, कंद, मूल, अंकुरित अनाज, ये सारे पौष्टिक आहार में आते हैं। तो ये हुआ आहार का वर्गीकरण। अब कैसे हम इनको काम में लेते हैं और
ये हमारे ऊपर निर्भर है। अन्न अच्छा है, लेकिन तरीका उसका क्या है? हम सब्जी लाते हैं बाजार से, और सब्जी लाने के बाद में उसको काटना, छीलना, ये काम, और उसके बाद में धोना। किसी भी सब्जी को पहले धोएं और फिर उसको काटें। काटने के बाद धोने से जो उसका रस निकलता है वो सारा पानी में बह जाता है, सारे तत्व उसके पानी में चले जाते हैं। तो अन्न तो अच्छा लाए हम, सब्जी, हरी सब्जी है, हमने खाई हरी सब्जी, लेकिन तरीका, जब तक तरीका सही नहीं होगा उसका लाभ नहीं होगा, उसके लाभ से हम वंचित रह जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप फल अच्छे लाए हैं, फलों को आपने काट लिया फिर धो लिया, तो सारा रस उनका उस पानी में बह गया। इसलिए किसी भी वस्तु को, हाँ, किवाड़ खोलना। तो थोड़ा अवरोध आ गया था बीच में। तो किसी भी अन्न को उपयोग में कैसे लें, ये सारे तरीके फिर अलग से आपको जानना पड़ेंगे। पहले तो क्या खाना है ये हुआ, अब उसको कैसे खाना। कैसे खाने के लिए, अगर उसको हमने पकाया चूल्हे पे तो वो तो अम्लीय हो जाएगा। तो कौन कौन से अन्न हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं? इनमें अंकुरित अनाज, उसको अंकुरन कर लिया। बहुत सारे अनाज हैं जिसमें अंकुरित हो जाते हैं, गेहूं भी अंकुरित हो जाता है, दालें भी अंकुरित हो जाती है। तो अंकुरन से 10 गुना शक्ति बढ़ जाती है। ये हमने विधि के द्वारा उसको ठीक किया। अब अवरोध थोड़ा सा घर में ही आ गया है। चलिए, तो ये आपको तरीके बताए हैं। अब आज कुछ प्रश्न उत्तर आपका चले तो प्रश्न करिए, उस हिसाब से मैं आपको जवाब देता जाऊंगा। हरिओम। हाँ, हरिओम। हाँ, जी जी। बोलिए। जी जी जी, आदरणीय गणपत लाल जी का हैंड राइज है। जी, स्वागत है भैया। जी ओम प्रणाम। मुख्य वक्ता जी से मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो दूध बोल रहे हैं पीने के लिए, मतलब बिना गर्म किया हुआ, हाँ, तो बिना गर्म किए हुए दूध में बैक्टीरिया जल्दी पैदा होता है ऐसा बताते हैं, तो आप मार्गदर्शन करें। धार से दूध पीना चाहिए हाँ, या? देखिए, दूध को दूध को बिना गर्म किए हुए पीना चाहिए। और उसको संरक्षित करिए। आप जैसे निकाला है तो उसको ढाक लीजिए, उसको ऐसा खुला मत छोड़िए। दूध का संरक्षण तो करना पड़ेगा। आप उसको सवेर का निकाला हुआ शाम तक ऐसा तो नहीं रख सकते। वो तो प्रातःकाल जल्दी से जल्दी आपको उसका उपयोग करना पड़ेगा। यदि आप उसको संरक्षित करेंगे तो वो उसकी गुणवत्ता समाप्त होती चली जाएगी। गर्म करेंगे तो अम्लीय हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा गर्म, यदि आप मामूली गर्म कुनकुना उसको करें, वहाँ तक तो ठीक है, उतना कम मात्रा में तो खराब होगा वो। लेकिन उबाल लिया और उफान भी आ गया वो, उसके बाद आप सोचोगे क्षारी है, तो वो तो नहीं रहेगा क्षारी। काम तो वो करेगा आपको लिए, लेकिन उतना गुणवान गुणवान नहीं रहेगा। जी जी जी। और जी ओम। हरिओम। सदन को नमन। आज की योग कक्षा बढ़िया रही। और सर, ये दूध के संबंध में बहुत भ्रम हो रहा है। हाँ। हमारे यहाँ अ, एक शिविर लगा। हम्म। वो शिविर जो था, उस शिविर में हम लोगों को इन सब बातों के संबंध बताया, पर वो एक किताब बेच रहे थे। वो हम्म। कह रहे थे दूध जहर है। हाँ। ऐसा ऐसा भी ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं दूध केवल बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं है। हम्म। दूध
दूसरी बात, उन्होंने उसका एक वैज्ञान ऐसा प्रमाण दिया कि दूध का पीएच 10 होता है और मानव शरीर उसे पचाने में असमर्थ होता है। हाँ, उन्होंने कहा कि छाछ, आप दूध का छाछ पिए, मक्खन खाएं, तो उसका पीएच 4 आ जाता है। तो 10 की बजाय उनका उसका पीएच घट के 4 हो जाता है। ऐसी उन्होंने जानकारी दी। जी हो। ये बात तो ठीक है आपकी कि इसमें मतांतर अभी बहुत ज़्यादा अब हो रहे हैं, पर हम थोड़ा सा प्राचीन काल की तरफ देखें तो पहले ऋषियों के मुनियों के आश्रमों में 1000 गाय, 2000 गाय, 1 लाख गाय ये रहती थी। तो उन गायों का उपयोग क्या होता था? ताजा दूध निकालते थे, जंगल में चरती थी और दूध दूध इतना पीते थे। कृष्ण भगवान का जीवन का आपको बताएं हम, ये तो आज के वैज्ञानिक बात कर रहे हैं। तो वो क्या करते थे? मक्खन चुराते थे, दूध को पीते थे। दूध का मथुरा में जाना उन्होंने रोक दिया था, इसलिए लूट लेते थे दूध को। वो दूध दूध पर ही सब बच्चे पलते थे। और हमने देखा ये अभी अभी विरोध होने लगा है, मैं भी देख रहा हूँ इसको। तो वो कहते हैं दूध तो होना ही नहीं, दूध तो निकाल दीजिए, ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है। लेकिन अब हम प्राचीन समय में देखें तो लोग गायें बहुत पालते थे, घर घर गाय होती थी और दूध मुख्य आहार होता था सबका, और बड़े बलिष्ठ रहते थे सब। ऐसा आप अपने जीवन में प्रयोग करके देखिए दूध का कि आपको क्या नुकसान हो रहा है, तो आप भी उसका विधिवत जरा बताने की कोशिश करें। मैंने भी अपने जीवन में दूध बहुत लिया काम में, मुझे तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई। हरिओम। आजकल नकली दूध बन रहा है ना, इसके कारण वो मना करते होंगे यार, नकली जो बन रहा है ना, ये इसका केमिकल का, ये हाँ पन्नियों में भर के आता नकली दूध, उसके लिए बोलते होंगे ये जो खराब है, क्योंकि उनको सब विधि मालूम होगी किस प्रकार बनता, क्या क्या डालते हैं। बाकी जो हाँ शुद्ध गौ माता का दूध है, जो जंगल से चरी हुई गौ माता, देसी गौ माता, वो तो दूध अमृत के समान है। बिल्कुल। और ये पन्नियां खाने वाली गाय है जो ये दूषित तो खाती है, उनका दूध भी शायद नुकसान करता है, ये भी ऐसा कारण हो सकता है। वो जो पालतू गाय हैं जो कमर्शियल उपयोग के लिए करते हैं, उनमें धूप नहीं मिलती उनको, और उनकी ब्रीड वो विदेशी ब्रीड की गाय हैं। हमारे यहाँ की जो गाय होती है जिनको खंदूल होता है ऊपर पीठ के ऊपर, वो कहते हैं सूर्य किरण के द्वारा, और हमारे इसमें स्वर्ण लवण पैदा करती है। दूध का रंग पीला हो जाता है स्वर्ण लवण के कारण। वो बहुत ही पौष्टिक होता है। राम पर राम वो है। कल कहाँ? ये आपके जी साथ में तूफान जी, वाले। आदरणीय आदरणीय प्रदीप राज जी, आपका जी जी धन्यवाद। इसी क्रम में अम, आदरणीय उमाशंकर जी, आपका हैंडिज है। ओम सदन को उपस्थित सभी महानुभावों को सशक्त नमन वंदन। ओम सर को बहुत बहुत नमस्कार। हमारा थोड़ा सा ये दूध के लिए जो चर्चा चल रहा है, तो हम अभी देसी गाय युगाहार के से प्रेरित होकर के हमने देसी गाय गौ माता को लिया है अभी 1 महीना से, और उसको हम कच्चा दूध कम से कम 250 ग्राम यूज कर रहे हैं सुबह शाम। हमको तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ और बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है, और उससे अच्छा भी लग रहा है, पौष्टिक, क्योंकि हम उस गाँव को थोड़ा सा चराते भी हैं और धूप में भी निकालते हैं, और जिसका ऊपर बोर्ड जो बता रहे हैं वो भी है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, थोड़ा सा हमको एक प्रॉब्लम है, मिसेज का भी है, मेरे को भी, कि बायां पैर के अंदर मेरा थोड़ा सा जांघ के ऊपर गोल सुनापन जैसा हो रहा है। पहले तो 3-4 महीने से हो रहा था, आस्ते 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 अभी थोड़ा सा उसका विशेष बढ़ गया है। और मिसेज का तो पूरा पैर में ही, मतलब जिस तरीके से झिंझाहट होकर के और सुनपन टाइप का हो जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आहार पर चर्चा बताएं कि क्या कार्रवाई किया जाए। हम अभी दवा नहीं लेना चाह रहे हैं जी। ओम। दारू पियो। देखो, ये आपने क्या साइटिका जैसा हो रहा है क्या? जी जी नहीं, साइटिका जैसा नहीं हो रहा है, थोड़ा झिनझिनाहट टाइप और सुन्न टाइप और जिसे मालूम पड़ता है अच्छा किया अच्छा चल अच्छा। रहा है, हल्का हाँ, हल्का इसे इसे हो रहा है बाएं सुन्नपन साइड। हो रहा जी। है। हाँ, देखिए ये अगर पैर में हो रहा है तो पैर में जो हमारे रीढ़ की नसें आती हैं, रीढ़ में होकर के जो स्नायु आते हैं हमारे मस्तिष्क से, वो कहीं ना कहीं दब रहा है।
या तो ठंड की वजह से भी दबता है, या कोई सूजन वगैरह हो गई ऐसी कमर में, उससे भी दब सकता है। देखो, प्राकृतिक चिकित्सा में इसको इस प्रकार से लेते हैं कि गरम ठंडा कटी स्नान करते हैं। आपने प्राकृतिक चिकित्सा में अगर इसको देखा होगा तो मैं आपको वैसे बता भी सकता हूँ। 2 टब लिए जाएं जिनमें आप बैठ सकें पैर बाहर करके, तो गर्म पानी का एक टब हो और एक ठंडे पानी का टब हो। गर्म पानी के टब में आप 3 मिनट बैठें और ठंडे पानी के टब में आप 1 मिनट बैठें। वस्त्र आपका एक ही रहेगा, बाकी बंद कमरे में ये स्नान आपको लेना पड़ेगा। आपका स्नान का कमरा हो, बाथरूम, उसको बंद कर लीजिए, अंदर से हवा ना आए वहाँ पे, और केवल एक वस्त्र आप अधो वस्त्र रखें और उस टब में बैठ जाएं। 3 मिनट गर्म में, 1 मिनट ठंडे में, ऐसा आपको 4 बार बैठना है। और फिर भीतर से बिना नहाए आपको कपड़े पहन करके आ जाना है। उससे जो नस आपकी कहीं कमर में दब रही होगी तो खुल जाएगी और आपका सेंसेशन चालू हो जाएगा, फिर सुन्नपन समाप्त हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। टब है हमारे पास में, मगर उसको हमने प्रकृति चिकित्सा वाला टब रखा हुआ है, बाकी उसको यूज नहीं कर रहे। तो इसमें आपने जो अभी जी दिया परामर्श, हम उसको यूज करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। आदरणीय अशोक जी जी, दिनेश भैया। हाँ, जी जी आदरणीय प्रणाली दीदी जी का हैंडल था जी। जी मेरा भी है। और आदरणीय भाई ओम साहब कर जी, तो एक एक करके हो जाए जी। मेरा जो प्रश्न था उसका उत्तर अशोक भैया ने दिया कि पहले जो गाय होती थी वो उसका दूध जो होता है केमिकल युक्त नहीं होता था। अब दूध में भेसळ होती है, हम बाजार का दूध लेते हैं। इसलिए आपने जो बताया कि बहुत लोग बता रहे हैं कि दूध आहार अच्छा नहीं है, ऐसा ये मेरा ये था। प्रश्न तो नहीं था। और छाछ छाछ लेना, मुझे तो ज़्यादा सर्दी कफ होती है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे दूध के सब पदार्थ बंद किए हैं। तो देखिए, क्या ये जो डॉक्टर के विषय में हम बात करें कि मेडिकल साइंस के अनुसार जो बात करेंगे आपसे, तो एलोपैथी वाले, तो वो तो हमारे मन की बात होगी नहीं, वो तो हमारे विरोध में, क्योंकि वो आहार के विषय में कुछ जानते भी नहीं। वो केवल रासायनिक केमिकल की गोलियों के बारे में जानते हैं और रोगों के कीटाणुओं के बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य के बारे में वो नहीं जानते, उनका विषय भी नहीं है। स्वास्थ्य का विषय तो हमारा है, प्राकृतिक चिकित्सक लोगों का है, योग वालों का है। योग भी प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक अंग है। तो छाछ अमृत है, इस दही अमृत है हमारी आंतों के लिए। इनमें बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया आंतों की जान होते हैं। जब बैक्टीरिया आंतों में जाते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन वही वो बनाते हैं, एंजाइम वो वही बनाते हैं। इसकी आवश्यकता बाहर से लेने की नहीं होती है। बाहर की दवाइयाँ हमारे शरीर को शूट नहीं करती। जो स्वयं हमारा शरीर बनाता है जिस चीज़ को, वो बाहर की चीज़ को ग्रहण नहीं करता। तो इसलिए छाछ अमृत है, दही भी अमृत है। ओम प्रणाम। जी ओम। मेरा जी अपने सर। कोलाइटिस में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? कोलाइटिस जो बीमारी है उसमें। एक बात बताया आपको, कोलाइटिस मतलब आंतों की सूजन। जब टिस शब्द आता है वहाँ आप समझ लीजिए कि वो उस अंग की सूजन है, स्वेलिंग। अब स्वेलिंग क्यों होती है मनुष्य के शरीर में? ये स्वेलिंग भी एक उपचार है। हमारा शरीर जब किसी अंग का उपचार करता है तो वो सूजन आ जाती है। वो स्वयं अपनी बीमारी को ठीक करना चाहता है शरीर। अब उस स्थिति में जब शरीर में बीमारी का इलाज चल रहा हो तो उसको भोजन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो अंग उस समय अपनी चिकित्सा में लगा हुआ है, वो भोजन पचाने के लिए तैयार नहीं है। तो उस समय आप रसाहार करिए।
रसाहार, वो रसाहार जो आपको उस आंतों को उस काम में मदद करे। जैसे फल को पचाने में बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ती, वो पचाया भोजन है, जैसे ही शरीर में गया 1 घंटे भर में वो पच जाएगा। अन्न जो होते हैं उस समय इसलिए बंद कर दिए जाते हैं भोजन, क्योंकि ये 4.5 घंटे तक तो पेट में ही रहते हैं। करीब करीब ये 36 घंटे में बाहर होते हैं, बहुत से लोगों को 18 घंटे में भी हो जाते हैं। तो 18 घंटे तक वो हमारी शरीर की शक्ति इनको पचाने में यदि लगेगी तो वो हीलिंग कार्यक्रम कब करेगी? तो जब हीलिंग कार्यक्रम इम्यूनिटी पावर हमारी करती है, उस समय उसको दूसरे काम नहीं देना चाहिए। तो उस समय उपवास करें, और उपवास में आप रसाहार कर सकते हैं। कितने दिन उपवास करना है? हाँ, उपवास कर ली तो उपवास में भी आपको कुछ तो खाना पड़ेगा। तो जैसे आप मुनक्का का पानी पी लीजिए, गेहूं का गलाए के किसी पूर्णान्न का हम जो जल बनाते हैं वो भी आपको शरीर को ऊर्जा देगा। गेहूं को जब गलाएं, चने को गलाएं, रात भर उनको 12 घंटे तक गलाएं, उसके बाद सवेरे मसल लें, छान लें, उस पानी को पी जाएं, वो शरीर को ऊर्जा देगा। और वो आंतों को भी कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, आंतों का हीलिंग कार्यक्रम चलता रहेगा। ये कब तक चलेगा? आप वो जब तक आपको ठीक हो जाए, बीमारी की उस पर निर्भर है कि एक बीमारी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, एक बीमारी शुरू प्रारंभ में हो रही है, तो प्रारंभ में हो रही तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो तो आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे आवश्यकता नहीं है, अब मैं भोजन कर सकता हूँ। अरे प्रारंभ में थी, लेकिन डॉक्टर को बता दिया तो डॉक्टर ने उसको बड़ा सीरियस बता दिया। डॉक्टर ने वो जांच करके, नहीं तो शुरुआत में तो कोई दम नहीं थी। देखो अब डॉक्टर का काम क्या है, मरीज को मरीज बनाए रखने में उनका फायदा। वो मरीज को कभी स्वस्थ घोषित कर दे तो उनकी दुकान बंद। फिर क्या, वो मरीज को अपना ग्राहक, वकील कभी किसी को नहीं कहता कि अब ये मुकदमा खत्म हो जाएगा, क्योंकि खत्म हो जाएगा तो उसका धंधा ही बंद हो जाएगा। इनके धंधे इसीलिए चलते हैं कि आप मरीज बने रहो, वो आपको कभी सही है। घोषित नहीं करें। इसलिए छोटा सा रोग लेके जाओगे तो वो आपको बड़ा रोग बना देंगे, बड़ा बता तो मानसिक रूप से भी आपको बीमार कर देंगे। आपके मन में यह भय पैदा कर देंगे कि अरे मैं तो बहुत बीमार हूँ, तो बीमारी आपकी बढ़ती चली जाएगी, उनका व्यापार चलता रहेगा। मेरे घर में भी डॉक्टर है, मेरे बच्चों में भी डॉक्टर है, तो फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको। बिल्कुल सही। जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। आदरणीय ब्रजेश जी। जी बोलिए। जी सदन को नमन। जी करे तो सर, एक लोग है सर, उनको कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, पैर सुन्न हो जा रहा है वो, तो इसके लिए कोई उपाय उनको बताइए सर। क्या जल वाला जो बता रहे हैं पानी वाला, वो है सुटेबल की हाँ, दूसरा कुछ? देखिए, एक तो योग में आप इनको जैसे भुजंगासन है, शलभासन है, जिसमें पीठ पीछे की तरफ झुके, वो तो जी आप योग में करिए। प्राकृतिक चिकित्सा में वही कटी स्नान जो अभी मैंने इनको बताया, जी कटी स्नान। कमर में ही प्रॉब्लम होती है, वहाँ उसमें सूजन आ जाती है। जी जी नसों की मांसपेशियों में, जो नसों के आसपास मांसपेशियां हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, और उसकी स्वेलिंग के कारण वो नसें दब जाती है। जब वो दब जाती है तो सेंसेशन खत्म हो जाता है, वो दर्द चालू हो जाता है। इसीलिए उसको गरम ठंडा कटी स्नान करके और वो सूजन खत्म हो जाती कितने मिनट तक करना है सर उसमें, गर्म वाले है। में? गरम 3 मिनट, ठंडा 1 मिनट, ये कुल हुए 4 मिनट। 3 बार करेंगे तो 12 मिनट, फिर अंत में जी आपको 3 मिनट गरम, 3 ही मिनट ठंडा, कुल हुए कितने दिनों 18 तक? मिनट। ये अब दिन का तो ऐसा है कि आपका दर्द कितना है, जी वो उसका कोई नुकसान नहीं, मैं रोज भी कर सकता हूँ।
कुछ नुकसान नहीं। जी जी जी, ठीक है सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आदरणीय सुनीता दीदी जी। हेलो हेलो। हाँ जी जी आप हाँ जी, बोलिएगा। प्रणाम प्रणाम। जय श्री राम। वजन कम करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? और हाँ, दही और दूध नहीं लेना चाहिए क्या? पहले तो आपको वजन संबंधी समस्या का उत्तर देता हूँ मैं। वजन बढ़ता है जो श्रम नहीं करते। श्रम यदि करें तो जो भोजन आपने किया है वो पच जाएगा। अब ये वजन क्या है? ये वो भोजन है जो पचा नहीं है। आपने पचने की क्षमता से भोजन का ज्यादा उपयोग किया, जी तो जितना पचाना था शरीर को पचा लिया, बाकी का उसने पेंडिंग कर दिया। वो पेंडिंग सारे शरीर में पड़ा है, वही वजन बढ़ाता है। ये वजन श्रम करने वाले का, उसके सब सेल जल जाते हैं चर्बी, और शरीर को ज्यादा आवश्यकता होती है तो इस पर अनपचे हुए को वो पचा लेता है। तो श्रम की मात्रा बढ़ाएं, और यदि आप श्रम नहीं कर सकते तो भोजन इतना ज्यादा मत करें, कम करें, जितनी आवश्यकता उतना करें। भोजन की, आपके आहार की पद्धति सुधारना पड़ेगी और श्रम बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, जो भोजन के चुनाव आप करें तो उसमें फल और साग सब्जियों के रस, इनकी मात्रा बढ़ा दें। और जो अन्न है पका हुआ, उसकी मात्रा 20% से ज्यादा नहीं, 80% फल और सब्जियों का आहार। और श्रम की मात्रा बढ़ाना पड़ेगी। जी एक प्रणाम। बात एक बात और भी है, मेरे दिमाग में आ रही है कि मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है, ये मोटापा तनाव से भी बढ़ता है। अगर आपके दिमाग में दिन रात तनाव रहता है तो तनाव के कारण भी मोटापा बढ़ता है। तो आपको भरपूर रात को अच्छी नींद आना चाहिए। तनाव के प्रबंधन के लिए हमारे पास योग में भी उपचार है, ध्यान है, योग निद्रा है। इनसे तनाव दूर होता है। तनाव के कारण यदि मोटापा है तो ये उपाय भी करना पड़ेंगे। जी हरिओम। जी धन्यवाद। ओम। जी आदरणीय अस्तित्व तिवारी जी। जी सादर प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन है, एक मेरे अंकल जी हैं, उनको नींद नहीं आती और उनको हाँ, शुगर और बीपी दोनों है। अच्छा अच्छा। हाँ तो यदि मेरे नंबर उनको आप दे दें हाँ, दे देता हूँ आपका नंबर। ठीक। तो मैं अतिरिक्त समय में उनको योग निद्रा ध्यान कराऊंगा, जी और इससे उनको नींद भी अच्छी आएगी और कि शुगर और बीपी में फर्क पड़ जाएगा। जी जी जी, मैं आपका नंबर दूंगा। हाँ, उनको दे देना। नंबर बोल दो ना, नंबर बोल दो। है नंबर है। मैं और बोल देता हूँ। हाँ हाँ, 999 999 310 310 6208। 6208। ठीक, धन्यवाद। हाँ, जी आज की योगाचार्य बहन आदरणीय भगवती जी। हेलो सर, हरिओम। हरिओम बेटे। सर मुझे क्वेश्चन क्या करूं, मैं खुद योग से जुड़ी हूं, आप जो बोल रहे हैं वो कहने में भी थोड़ा वो हो रहा है, लेकिन अब नहीं सब नहीं, क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं भी मतलब हाँ हाँ, करना चाहती देखिए। हूँ। मुझे सर थोड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे मैं सब कुछ ले रही हूँ जैसे कैल्शियम वाली, लेकिन मैं टेस्ट करवा रही हूँ तो मेरा कैल्शियम पूरा लो हो रहा है, और मैं दूध वगैरह सब करती हूँ, 3-3 क्लासेस 4-4 क्लासेस भी ले रही हूँ, मतलब फिर भी कैल्शियम मेरा बढ़ नहीं रहा, एकदम डाउन हो रहा है। कैल्शियम की वजह से मुझे घुटनों में, ये एंकल में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं दूध जैसे आप बोला है, छाछ, जो भी कैल्शियम इसमें मिलता है मैं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी, और गोली खाती हूँ तो मुझे साइड इफेक्ट होता है सर, खा नहीं सकती हूँ। तो गुरुजी आप कुछ बताए मैं क्या करूँ उसके लिए। मैं
मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि कभी भी एक तो ये जो आप जांच कराते हैं और उसमें जो नतीजा आता है उसके चक्कर में न पड़ते हुए आपके शरीर से पूछो कि शरीर को क्या प्रॉब्लम है। शरीर खुद बोलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसका तो इलाज अपन करेंगे। कोई मशीन आपको बता देगी कि आपका कैल्शियम कम है, ये कम है, तो उसके चक्कर में पड़ना ही मत कभी। नहीं सर, लेकिन बॉडी में तो मुझे इफेक्ट हो रहा है। हाँ। मेरा एज 33 है। अब मुझे इतना मतलब जहाँ देखो इतना एक्सरसाइज करा रही हूँ, फिर भी मुझे एंकल में घुटनों में दर्द हो रहा है अभी। तो मैं मैं आप, मतलब मुझे थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। मैं रिपोर्ट पे नहीं जा रही हूँ फिर भी। मैं आपको बताता हूँ, हाँ जब हम शारीरिक प्रॉब्लम बताते हैं ना तो तब हमारा दिमाग काम करता है। अब हमको किसी ने रिपोर्ट बता दी तो रिपोर्ट वाला तो वो एक लाइन अलग हो जाती है। तो हाँ। घुटनों में प्रॉब्लम जो होती है ना, एक आपका भोजन में क्या क्या मात्रा ज्यादा रहती है? भोजन में तो नॉर्मली सर खाती हूँ, बस नॉर्मली मॉर्निंग में दूध है, मखाना है, ये अपना मूंग चना ये नॉर्मली लेती हूँ। दोपहर में सिर्फ 2 रोटी, और सब्जी में भी मतलब पालक वगैरह यही सब्जी मतलब लेती हूँ। नॉर्मली एक खाना ले रही हूँ जैसे। देखो, घुटने के लिए एक्सरसाइज तो आप सब जानते होंगे योग में हाँ कि सर। घुटने की क्या क्या एक्सरसाइज होती है। दूसरा उपाय मैं प्राकृतिक तरीके से बताता हूँ इसका, कि घुटने को भी गर्म ठंडा सेकें आप। हाँ सर। गर्म पानी का टब एक रख लो, छोटा कटोरा, और एक ठंडे पानी का, उसमें दोनों में 2 टॉवेल पटक लो। गर्म को भी 3 बार सेकना है, 3 मिनट, और 1 मिनट सेकना है ठंडा। तो इसको वही 18 मिनट का कार्यक्रम जैसा मैंने अभी को कटिस्तान में बताया था, हाँ। उसको सेक करके और फिर उसमें एक लपेट लगाना है। हाँ सर। वो लपेट कैसी होगी? एक सूती कपड़े को ठंडे पानी में डाल के उसको निचोड़ लो। हाँ। निचोड़ करके घुटने के आसपास उसको लपेट दो, और उसके ऊपर एक सूखा कपड़ा लपेट दो। वो गीला कपड़ा अंदर रह जाए, ऊपर हाँ। से सूखा कपड़ा, और उसको 1 आध घंटा रहने दो। वो भीतर वाला कपड़ा गर्म हो जाएगा, उस गर्म हाँ। कपड़े को फिर निकाल दो। कभी कभी इसकी सिकाई करने के बाद मिट्टी की पट्टी लपेट दो इसके आसपास, घुटने के जी। आसपास। होता क्या है, घुटने के भीतर सूजन है, वो हाँ सूजन इससे खत्म हो जाएगी। फिर आपको कैल्शियम के लिए च्यवनप्राश खाओ, ठीक है सर। है ना। दूध के बजाय आप आंवला लेना शुरू करो। आंवले का च्यवनप्राश बनता है, तो वो च्यवनप्राश ये मेरा किया हुआ काम है। और भी एक चूर्ण बताता हूँ आपको मैं। जी। एक, एक चूर्ण आप घर पे बना सकते हो। उस हाँ चूर्ण उस चूर्ण का फार्मूला भी बताता हूँ और उसका उपयोग भी बताता हूँ। वो 4 चीजें मिलती है उसमें। जी। सौंठ, याद याद रखेंगे। जी सर, हाँ मैं लिख सौंठ के लिख ली, सौंठ। हाँ। अश्वगंध, अश्वगंध, जी सर। अश्वगंधा। हल्दी, हल्दी, हाँ। मेथी, मेथी दाने, हाँ। इन सब का पाउडर। कितना कितना लेना? मैं बता रहा हूँ ना, समान मात्रा, समान मात्रा। हाँ जी सर। हल्दी कच्ची ये लेना है पिसी हुई? नहीं नहीं, सभी चीजें कच्ची है। अब इसमें 4 चीज हो गई। इनका नाम इनका नाम याद रखने के लिए एक फार्मूला बताता हूँ। इस चूर्ण का नाम होगा सोहम चूर्ण। बताऊं आगे? हाँ जी सर। सौ से सौंठ, आ से अजगन, हा से हल्दी, म से मेथी, सोहम। जी गुरु जी। सो अहम। क्या नाम हुआ इस चूर्ण का? अहम। सो ओ अहम। अहम। हाँ, समान मात्रा।
यदि 10-10 ग्राम है सब, या 100-100 ग्राम है सब, 50-50 ग्राम है तो सब, आप इनका पाउडर बना के एक शीशी में भर के रख लो। 1 चम्मच आपको ये रोज लेना पानी से। नॉर्मल पानी से है कि गुनगुना हाँ, पानी से? नॉर्मल पानी, खाली पेट। जी गुरुजी। हाँ, ये लेते रहेंगे तो वो स्वेलिंग कभी आएगा ही नहीं घुटने में। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद आपका। गुरुजी, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। आपने बोला कच्ची हल्दी थोड़ी, ये तो हल्दी जो पकी हुई आती है वो वाली हल्दी लगेगी ना। देखिए, अब ये आपका प्रश्न था कि हल्दी कैसी लें, तो जो डायरेक्ट हल्दी आती है अपने बाजार से, हाँ, वो जो घर घर खाते हैं वो वाली। बस घर पे खाते हो आप वही हल्दी। जी जी। जी और सोहम चूर्ण के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज एक प्रश्न मेरा भी है गुरुजी कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि पान के पत्ते में भोजन के पश्चात पान के पत्ते में हल्का चूना लगा लेते हैं, जो खाने वाला चूना है वो खाते हाँ, हैं। तो क्या ये भी लाभदायक होता है शरीर के लिए? देखिए, पान का पत्ता वैसे अच्छा है, क्षारी होता है वो। अब चूना तो ये कुछ लोगों की आदतें होती, हाँ, 1 ग्राम के करीब चूना अपन पान के पत्ते में लो या पानी में घोल के लो, कैल्शियम की, ये लोग कहते हैं। ये अपना आजमाया हुआ भी नहीं है, ऐसा कोई लिखित में फार्मूला भी नहीं है। लोगों का जो ऐसी बातें हैं जो आजमा रहे हैं उनको देखते हैं अपन। अब ये फायदा कैल्शियम की किसी को पूर्ति हुआ है। कर देता, कैल्शियम की पूर्ति कर देता। अब देखिए, हाँ, कैल्शियम की ऐसा सुना है, इसके बारे में मैं आपको प्रमाणिक तौर से नहीं कह सकता। जो हमारे यहाँ जी की सर एक चाची है, वो खाती है, उसके घुटने उठने कुछ भी नहीं दुखते हैं। हाँ, तो अच्छी मुसलमानी बात पान है। खाती है भयंकर। तो ये हम्म आपका प्रयोग सिद्ध है, तो आप इसको कर लीजिए। हम्म। हम्म। जी, इसी क्रम में मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि वहां तक आवाज पहुंच रही हो तो कृपया आज की इस वार्तालाप में शामिल हों। ओम आदरणीय दिनेश जी, और शायद लास्ट में इनका राली मराठी जी का हैंड रेस है, उनके बाद फिर अपन इसका समापन करेंगे। ये उनको ले लीजिए। जी जी, आदरणीय प्रणाली मराठी दीदी जी। ओम ओम प्रणाम, सदन को वंदन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मेरा एक ही प्रश्न है, बहुत ज़्यादा हम जो योग के वर्ग लेते हैं और आजू बाजू में डायबिटीज की समस्या बढ़ रही है लोगों को। हर एक घर में डायबिटीज पेशेंट हो, क्या करें, उनको क्या बताए डायबिटीज के लिए, आपका ये डायबिटीज कम करने के लिए आहार बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसके बारे में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है। डायबिटिक जो रोग है ये तनाव से भी होता है। टेंशन जो होता है, तनाव, अच्छी निद्रा नहीं आती है, उनका भोजन भी नहीं पचेगा। जिनको नींद नहीं आती अच्छी, उनको बहुत सारे रोग हो जाएंगे। तो योग योग की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ कि योग निद्रा एक कार्यक्रम है। वो उसको यदि रोज अपनाया जाएगा और अंकुरित प्रदीप जी बंद कर लो, प्रदीप राज वर्मा जी। हरिओम। फेंकी हुई, हाँ, उसने मैं फेंकी बोल हुई, रहा और तो कोई है नहीं, मैंने फेंकी। प्रदीप राज वर्मा जी म्यूट कर ले प्लीज। प्रदीप राज वर्मा जी, रंजना जी म्यूट कर दें। मैं बोल रहा हूँ। धन्यवाद। योग निद्रा का कार्यक्रम अगर इसमें चलेगा, ध्यान का कार्यक्रम चलेगा और भोजन में अंकुरित अन्न चलेगा, उसके साथ में आप योग करिए और आपका ये डायबिटीज समाप्त मैंने किया हुआ है। और यदि किसी दिन मेरे इस कार्यक्रम में केवल डायबिटीज रोग पर ही अगर बोलना है तो मैं पूरे समय उसमें बोलूंगा।
ये सत्र रखेंगे सर, सदन की अनुमति हो। हाँ बिल्कुल रख लीजिए आप। जी धन्यवाद आदरणीय। ओम भैया मेरा एक क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? और एक सत्र डायबिटीज पर रखेंगे। हाँ बिल्कुल रख लें आप क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन ओम ओम। मैं सबसे पहले तो मनोहर लाल भैया जी को बहुत सादर प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमको 2 ट्रीटमेंट बताए थे। मेरी पसली का दर्द उनके बताए हुए ट्रीटमेंट से 2-3 दिन में ही चला गया, और अरे एक और बताया था बच्चे के लिए, वह भी बिल्कुल ठीक हो गया। वो तो बहुत इटारसी मैं वाले हो उनको क्या आप? जी आप इटारसी वाले हो क्या? हाँ, इटारसी वाले हैं। अच्छा अच्छा। बच्चे से आपने बहुत लंबी बात करी थी, तो हाँ उसको हाँ काफी से ज्यादा फायदा हुआ है उसको। और मेरा भी आपने वो मेरी पसली में जो लगा था उसमें मिट्टी, पहले गर्म हाँ पट्टी और ठंडी पट्टी का बताया था, और उसके बाद हाँ। मिट्टी का लेप करके उसको पट्टी बांध दिया था। तो 3-4 दिन में दर्द काफी 80% तक खत्म हो गया है। चलिए धन्यवाद तो आपको। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। आज का मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये था कि हाँ दूध को बोलते हैं कि रात को सोते समय पीने में ज्यादा अच्छा रहता है सुबह की बजाय, या हाँ उसको कभी भी ले सकते हैं? नहीं वैसे रात को दूध अच्छा रहता है, और थोड़ा सा गरम गरम कुनकुना दूध आप पियेंगे उस रात को। कच्चा दूध तो मिलेगा नहीं आपको, थोड़ा कुनकुना दूध को केवल कुनकुना करने तक तो उसका ज़्यादा नुकसान नहीं है, उबालने में नुकसान है। इसलिए उसको गरम गरम को पियेंगे, अच्छी नींद आएगी भरपूर आपको रात को। जी हरिओम। सादर प्रणाम। धन्यवाद। और आज हमारे प्रदीप राज वर्मा जी को, जो उन्होंने कहा कि आदरणीय भ्राता जी के बताए अनुसार उनको लाभ मिला, तो बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसे हमारे कई भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं। आप अपना जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, और आपने कहा कि डायबिटीज पे एक दिन स्पेशल शिविर रखेंगे, तो उस एक दिन तय कर लेते हैं। और आज 1323वें दिन लगातार चौथे वर्ष में हमारा युवाहार कार्यक्रम संचालित हो रहा है, जो उसके आज के योग सत्र के श्रीमती भागवती चौधरी जी ने योग कराया, जो बैलेंस स्ट्रिक्ट NVAPI स्टेट ब्रांड ट्रेनर गुजरात से थी। उनके प्रसाद को नमन, उनका आभार वंदन करते हैं। और आज के हमारे जो चर्चा सत्र में मार्गदर्शक चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता आदरणीय मनोहर लाल सोनी जी, आहार विशेषज्ञ जो आरोग्य भारती मालवा प्रांत के संयोजक भी हैं, और भारतीय सनातन धर्म और हमारे मार्गदर्शक, और जिन हमारे कई भाई बहनों को लाभ अपना मार्गदर्शन देकर के लाभान्वित कर रहे हैं सदन में, उनका भी हम बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। और योगाहार परिवार में जो उपस्थित हमारे भाई बहन सहयोगी कर अपना सवाल करते हैं, सहयोगी बनते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, और इस कार्यक्रम में लगातार जुड़ते हैं, जुड़ करके हम समाज को जो संदेश दे रहे हैं, इन सभी भाई बहनों के पुरुषार्थ को भी हम नमन और वंदन करते हैं। आदरणीय रंजना जी, आदरणीय दिनेशी सिम्बाल जी सहित जो हमारे भाई बहन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं, उनका सबका आभार ज्ञापित कर आज के युवा कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। कल सुबह 5:30 बजे मिलेंगे नए योग शिक्षक के साथ, नए चीफ गेस्ट वक्ता के साथ। सबको सादर प्रणाम। ओम बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। जय श्री राम।